नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से हम सभी लोग आपकी यूपीएससी 2025 की तैयारी को आसान और अच्छा और बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो करंट अफेयर्स के थ्रू हो, चाहे वो परफेक्ट प्रीलिम्स में यूपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने के थ्रू हो, या फिर अभी जो नया ऑप्शनल्स क्लासेस भी आपके लिए अनाउंस होने वाली है तो उसके थ्रू हो। और इन सब चीजों का, इनिशिएटिव्स का एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बीच में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को भी क्रैक करें। और इसी दौरान हमने ये देखा कि स्टूडेंट्स के बीच में भी रुचि देखने को मिला। वो लोग भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। वो लोग भी अभी यूपीएससी या आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, देश का सेवा करना चाहते हैं। बट इसी दौरान बहुत सारे बच्चों का कुछ बहुत बेसिक डाउट्स रहते हैं। एज एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग हो गया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि मैं फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हूँ, सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हूँ, क्या मैं एग्जाम को लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ। मेरा उम्र 30+ हो गया है, क्या मैं एग्जाम को लिख सकता हूँ। 32+ हो गया तब मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। कितने अटेम्प्ट भर सकते हैं, कौन से कैटेगरी के लोग कितने अटेम्प्ट्स को लिख सकते हैं। तो इन सब डाउट्स को, बहुत जरूरी डाउट्स है इनफैक्ट, बट मुझे लगा एक वीडियो में अगर मैं सभी डाउट्स को केटर कर दूं तो आपके लिए भी आसान रहेगा और हमारे लिए भी आसान रहेगा। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से इन सब चीजों के ऊपर एक अच्छी तौर पे चर्चा करते हैं और समझते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहता है। सबसे पहले नेशनैलिटी, उसके बाद एज एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, कुछ चुनिंदे लोगों को वीडियो के अंत में बताऊंगा कि ऐसे कौन लोग होते हैं जिनको यूपीएससी रेस्ट्रिक्ट करती है फ्रॉम फर्दर एप्लीकेशंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नेशनैलिटी के बारे में आपको बात यहाँ पे करना पड़ेगा। तो नेशनैलिटी काफी आसान चीज है, आपको समझना है यहाँ पे कि यूपीएससी कहता है, यूपीएससी टॉक्स अबाउट कि भाई फॉर आईएएस एंड आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन फॉरेन सर्विस, आपको सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ आईपीएस के लिए भी, ठीक है। आईएएस, आईएफएस एंड आईपीएस जो तीन सबसे टॉप मोस्ट सर्विसेज होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू। तो इन तीन सर्विसेज में अगर आपको दाखिला लेना है, आपको भर्ती लेनी है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया ही होना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, ठीक है। बाय बर्थ, बाय डिसेंट वो सारे एलिजिबल होते हैं, बट सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, भारत का नागरिक होना पड़ेगा। उसके अलावा किसी और सर्विस, देखिए आप अगर नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो कुल 21 सर्विसेज है, 21 सर्विसेज है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को सब लोग जानते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस को भी जानते हैं, बट ऐसे ऐसे सर्विसेज है, डैनिप्स है, डैनिक्स है, आईआरएमएस है, आईएएएस है, ठीक है, इंडियन कंपनी लॉ सर्विस है। फिर देयर इज आल्सो सर्विस नोन एज द इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, ठीक है, डिफेंस अकाउंट सर्विस। बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जिसके माध्यम, इस एग्जाम के माध्यम से आप उन सर्विसेज में दाखिला ले सकते हो। बट उन लोगों के लिए अपार्ट फ्रॉम दीज 3 सर्विसेज, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो, सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो, तिबेटियन रेफ्यूजी हो जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आके सेटल डाउन हो चुका है, या फिर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ऑल दोस कंट्रीज। बट याद रखिए, अगर आप इन देशों में से हो तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बट अगर जनरली मुझे लगता है 99% लोग आप में से भारतीय लोग ही होंगे, तो ये तो आपके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात होगी नहीं, ठीक है। अब लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस मूव फॉरवर्ड। इसके बाद आता है एज एलिजिबिलिटी। ये बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन रहती है अक्सर। तो एज एलिजिबिलिटी वाइज जो जनरल है और ईडब्ल्यूएस है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जनरल कैटेगरी के लोग यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लोग और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग 32 इयर्स तक आप लोग एग्जाम को भर सकते हो। अब बड़ा मुद्दा इसमें यह आता है, सब लोग जानते हैं 32, बट 32 किस डेट पे? 30, देखिए सबका बर्थडे तो अलग होता है, 12 महीने हैं साल में। तो जनवरी में किसी का उम्र 31 हो सकता है, बट फरवरी अगर उसका बर्थडे है तो मार्च में उसका उम्र 32 हो जाएगा। ठीक उसी तरह जनवरी में अगर किसी का उम्र 32 है तो फरवरी में उसका बर्थडे है तो मार्च में उसका 33 हो जाएगा। तो देयर इज अ स्पेसिफिक डेट। तो वो डेट जानना बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए। एंड द डेट एज पर द लास्ट नोटिफिकेशन, अगर आप पिछले नोटिफिकेशन को देखोगे तो डेट वाज 1 अगस्त
2024, ये लास्ट नोटिफिकेशन के लिए है फॉर CSC 2024। तो जाहिर तौर पे CSC 2025 के लिए आपका डेट होने वाला है 1 अगस्त 2025। तो आपका उम्र इस डेट पे कैलकुलेट होगा। तो अगर आपका बर्थ डेट इससे आगे है तो आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहेगा। एक महीने पीछे भी है तो भी आपका उम्र 32 के अंदर अगर है, इफ योर एज इज लेस देन 32 ईयर्स ऑन दिस वेरी डेट, अगले साल, देन यू विल बी एलिजिबल। ठीक उसी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज को दिया गया है रिलैक्सेशन। जैसे ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अब इसमें डिफेंस पर्सनल अगर आप में से कोई है तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक डिफेंस पर्सनल हो जो किसी ऑपरेशन में इंजोर हो चुका है, आपका सर्विस टेन्योर खत्म नहीं हुआ था बट यू गॉट इंज्योर्ड, और आपको पता है कि अगर आप इंज्योर हो जाते हो तो आपको सर्विस से यू विल हैव टू टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो उन लोगों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो ECOs एंड SSCOs होते हैं। ECOs मतलब इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स, और SSCOs मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर वो होता है जो 10 साल और एक्सटेंडेबल टू 4 इयर्स, 10 साल ऑफ सर्विस के लिए वो दाखिला लेते हैं डिफेंस फोर्सेस में। 10 जनरली 10 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के बाद वो रिटायर हो जाते हैं, या फिर 4 साल की एक्सटेंशन मिल सकती है, तो मैक्सिमम एक्सटेंडेबल अप टू 14 इयर्स ऑफ सर्विस। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा और रिलैक्सेशन है, 5 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 32 + 5 37 इयर्स। और उसके अलावा अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी के एक डिसेबल पर्सन हो, देन यू विल हैव द एज लिमिट अप टू 42 इयर्स। ये सारा डेट जो है इस डेट पे कैलकुलेट होगा कि आपका एज ऑन दिस वेरी डेट कितना है, बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है, चलिए मूव ऑन करते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो दिखने में काफी आसान। एवरीवन विल टेल यू कि a minimum graduate can apply, be it from BTech, BA, BSc, BCom, B Pharma, MBBS, anything. बट उसकी निटिग्रिटीज को नहीं जानते आप लोग। डिग्री है सबके पास तो दैट इज तो वेरी इजी कंडीशन। अब उसके बाद आपने PhD किया है, PG किया है, डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, वो सब अकाउंट में नहीं लिया जाता है। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री का पूरा डिग्री सर्टिफिकेट है तो यू आर एलिजिबल, बी इट फ्रॉम एनी फील्ड। ठीक है, और इसमें बहुत बढ़िया बात है कि कोई मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया भी नहीं रखा गया है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर UPSC अटेम्प्ट करने के लिए कितना परसेंटेज होना जरूरी है। ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है, आपको बस पास सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बट क्रिटिकलिटी इसमें ये आता है कि अगर मैं पकड़ लीजिए, इफ आई एम इन द फाइनल ईयर, ठीक है, मैं फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हूं, या मैं एक MBBS हूं बट मेरा इंटर्नशिप खत्म नहीं हुआ है, मेरा रूरल सर्विस पेंडिंग है, तब क्या होगा? चलिए जानते हैं UPSC की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कि वो लोग क्या कहते हैं इस संदर्भ में। ये दिस इज अ स्निपेट फ्रॉम द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा मेरे साथ, ठीक है? आप प्लीज ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड एट अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब आपके डिग्री लेवल की क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में अगर आपने अपीयर किया है एंड which render them educationally qualified for the commission's examination but have not been informed of the result as the candidate who intend to appear at such a qualifying examination। मतलब अगर आप एक फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो एंड आपका फाइनल रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, फिर भी आपको क्वालिफाइड रेंडर किया जाता है फ्रॉम द कमीशन। ठीक है, कमीशन होल्ड्स यू एलिजिबल, will be eligible for admission to the civil service prelims। ध्यान से सुनिएगा, eligible for admission to civil service prelims but not mains। यहां पे ध्यान से देखिएगा, all candidates who are declared qualified by the commission, अगर आपका प्री निकल जाता है, पकड़ लीजिए आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, then before the mains you will have to give proof of the final degree certificate, पास सर्टिफिकेट आपको यहां पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, will be required to produce passing of the requisite qualifying examination along with their application, that is the detailed application form 1 for the mains examination। तो mains से पहले आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे पाते हो then you will be not considered further।
ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है कि समझ में आ गया सर कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है प्रीलिम्स के लिए, बट मेंस से पहले पहले उनको डिग्री सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा एमबीबीएस वालों के लिए एक थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया होता है, क्योंकि एमबीबीएस इज 4.5 years ऑफ डिग्री, और उसके बाद 1 साल का आपका इंटर्नशिप रहता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर डिग्री तो कंप्लीट है बट इंटर्नशिप नहीं कंप्लीट हुआ है, तो क्या होता है? तो वही चीज यहाँ पे सिमिलर ही चीज है। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द फाइनल प्रोफेशनल एमबीबीएस डिग्री examination landing to a medical degree or certificate but have not completed their internship by the time of submission of application for the civil services mains will be provisionally admitted to the civil services prelims। मतलब मेंस से पहले पहले प्रीलिम्स में आप एलिजिबल हो इवन इफ योर इंटर्नशिप इज नॉट कंप्लीट, बट मेंस से पहले पहले आपको फिर से ये प्रोड्यूस करके दिखाना पड़ेगा। तो काफी आसान चीज है, एनी ग्रेजुएट इज एलिजिबल एंड फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होता है, बट मेंस से पहले पहले आपको डॉक्यूमेंट्स दिखानी पड़ेगी। इसके बाद होता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कि अटेम्प्ट कितना आपका एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन में देने के लिए। तो एवरी कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन विल हैव 6 अटेम्प्ट्स। ये पहले के मुकाबले बढ़ चुका है, पहले कुछ साल पहले 4 अटेम्प्ट्स थे, बट अभी 6 अटेम्प्ट दिया गया है जनरल वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को, सबको। और उसके अलावा कुछ लोगों को कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स भी दिया गया है बेस्ड ऑन देयर कास्ट कैटेगरी। तो कास्ट के हिसाब से आप देखिए, एससी एसटी को तो अनलिमिटेड। आप बोलोगे सर ये तो बड़ी नाइंसाफी है, एससी एसटी तो पूरे जिंदगी भर अटेम्प्ट लिखते रहेंगे। जी नहीं दोस्तों, आप शायद भूल चुके हो कि बियॉन्ड अटेम्प्ट क्राइटेरिया देयर वाज आल्सो एज क्राइटेरिया, कि एससी एसटी लोग भी अनलिमिटेड सालों तक तो नहीं लिख सकते कि 80 साल का बुढ़ाओ आदमी भी लिख रहा है, वैसा नहीं होगा। 37 इयर्स तो एज एलिजिबिलिटी है, तो एवरी एलिजिबिलिटी हैज टू बी फुलफिल्ड। तो 37 के बाद वो लिख नहीं पाएंगे चाहे उनके पास कितने भी अटेम्प्ट्स क्यों ना हो, है ना। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिए कि अटेम्प्ट वाइज उनके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब 21 साल की उम्र के बाद अगर ग्रेजुएशन है तो वो लिखते ही जा सकते 37 तक, ठीक है। और एज एक बार फुलफिल हो गया 37, तो उसके बाद वो लोग नहीं दे पाएंगे। उसी तरीके से ओबीसी वालों के पास 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेंगे। 6 तो सबको मिलते हैं, 6 के प्लस 3 हो गया, तो ओबीसी वालों को 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलता है, 9 अटेम्प्ट मिलता है। और जो पीडब्ल्यूडी है, दैट इज फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो 9 अटेम्प्ट्स तक एलिजिबल होते हैं बेस्ड ऑन देयर डिसेबिलिटीज। यहाँ पे जीएल मतलब होता है जनरल कास्ट। अगर आप जनरल कास्ट के हो और आप डिसेबल्ड इंसान हो तो आपको 9 अटेम्प्ट मिलेंगे। सेम गोज फॉर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, और अनलिमिटेड फॉर एससी एंड एसटी। मतलब आप डिसेबल हो और एससी एसटी हो तब आपको अनलिमिटेड मिलेगा। आप डिसेबल हो और जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, तब आपको 9 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर रिगार्डिंग द अटेम्प्ट, ठीक है। मूविंग ऑन, रेस्ट्रिक्शंस। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वीडियो का, जो मैंने बताया था कि सर ऐसा कौन इंसान होगा जिनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। देखिए, आप लोग शायद उस वाले एग्जाम्पल को समझ रहे हो जहां पे कोई आदमी मैल प्रैक्टिस करते हुए या कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, वो तो होता ही है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका एग्जाम निकल भी जाता है तब भी आप रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, चलिए सुनते हैं कहानी को। होता यह है कि कुछ सर्विसेज में अगर आपका दाखिला हो जाता है, इफ यू गेट एडमिटेड टू सर्टेन प्रेस्टिजियस सर्विसेज, और फिर आप उस सर्विस में रहना नहीं चाहते हो, तो कमीशन आपको दोबारा एग्जाम देने से रोक सकती है। तो कौन कौन से ऐसे सर्विसेज है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और द इंडियन फॉरेन सर्विस बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एन अर्लियर एग्जामिनेशन। पकड़ लीजिए 2023 में आपने एग्जाम दिया था और आपको आईएएस या आईएफएस मिल गया था, फॉरेन सर्विस, ठीक है। एंड कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर ऑफ दैट सर्विस। आपने रिजाइन नहीं किया, आपने सर्विस ज्वाइन कर लिया। जाहिर सी बात है यार, ज्वाइन तो करेगा, इतना बढ़िया प्रेस्टिजियस सर्विस है। एंड विल बी, आपको दोबारा अटेम्प्ट नहीं देना पड़ेगा, देने के लिए अलाउ किया जाएगा। आप बोलोगे सर कोई आईएएस मिलने के बाद अटेम्प्ट क्यों देगा फिर से? पहली चीज तो उसको पकड़ लीजिए, चाहिए था आईएफएस बट मिल गया आईएएस, मयूर हजोरिका। उसको आईएफएस चाहिए था, पकड़ लो आईएएस मिल गया था, उसको दोबारा देना होगा। बट उनको अलाउ नहीं किया जाएगा अनलेस ही रिजाइंस फ्रॉम द आईएफएस, जो कि बहुत रिस्की टेक है, बिकॉज यू नेवर नो कि अगले साल फिर से एग्जाम इतना अच्छा होगा या नहीं। दूसरी रीजन होता है जनरली सर्विस की कादर पोस्टिंग, ठीक है। अब कादर पोस्टिंग क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, जनरली आईपीएस वालों के लिए भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। अ कैंडिडेट हु इज अपॉइंटेड टू द आईपीएस
on the results of an earlier examination and continues to be a member of that service shall not be eligible to opt for IPS again. मतलब IPS वाले दोबारा एग्जाम तो लिख सकते हैं, बट दे विल ओनली हैव द ऑप्शन ऑफ IAS और सम अदर सर्विस. कोई भी IRS में भी जा सकते हो आप, नीचे के सर्विसेज में भी जा सकते हो, बट दोबारा से IPS नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि पकड़ लो यूपी का कोई लड़का है, उसको मिल गया केरला, महाराष्ट्र का दर मिल गया, बट उनको चाहिए यूपी में, तो दोबारा रैंक इंप्रूवमेंट के कारण दोबारा से एग्जाम लिखते हैं, फिर से IPS मिल गया और यूपी का आदर मिल गया, होम का आदर मिल गया, बट इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिकॉज यू ऑलरेडी वेर इन सर्विस. और ठीक उसी तरह IAS IFS भी एग्जामिनेशन को दोबारा लिख नहीं पाएंगे अनलेस यू रिजाइन फ्रॉम द सर्विस. यहाँ पे एक रीजन कादर एलोकेशन का हो सकता है या आपसी सर्विस की एलोकेशन. तो ये रेस्ट्रिक्शन मोटा मोटा आपके लिए रखा जाता है इफ यू क्लियर द एग्जामिनेशन. हालांकि ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिनेरियो के लिए है. मेन चीज तो आपकी एज, एजुकेशन एंड अटेम्प्ट का ही डाउट रहता है. मेरा पूरा भरोसा है अगर आपने वीडियो पूरी तरीके से देखा तो ये सारे डाउट्स आपके अभी क्लियर हो गए हैं. तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में भी जानना चाहते हो, इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स, कमेंट सेक्शन में पुट करिएगा. वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ इंटरेस्टिंग लगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू. जय हिंद.